हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में हमने कॉमर्स स्टार्ट किया था पिछली वीडियो से, जिसमें कि हमने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एएसओ की परीक्षा अभी आपकी हाल ही में आगे होनी है, आगे वाले समय में अकाउंटेंट और ईपीएफओ की भी परीक्षा जल्दी होनी है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन यहाँ पे पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसमें कि कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था, यानी कि अवधारणाएं हमने कर ली थी पिछले वीडियो में। जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, चाहे कि जो भी जितने भी अवधारणाएं कर ली, 12 अवधारणाएं हमने की थी, उसको आप डिटेल में देख लीजिए। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसको भी आप वहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। तो आज हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कन्वेंशन की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था। तो यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विभिन्न जो कॉन्सेप्ट थे, अवधारणाएं थे, गोइंग जो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, गोइंग है, और सेपरेट एंटिटी है, यानी कि स्वायत्त अधिकार होगा, व्यापार और व्यापारी दोनों के अधिकार अलग अलग होंगे, व्यापार से संबंधित नहीं होगा, कोई भी सौदे को जो है मुद्रा में ही मापेंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी लगभग अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में। आज हम कन्वेंशन की बात करने जा रहे हैं। कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन को अगर आप कहेंगे, अगर हिंदी में आप कहेंगे तो कन्वेंशन के जो हिंदी होगी वो होगी प्रथाएं। अब प्रथा क्या होती है आपको समझना होगा। प्रथाएं क्या होती है? जो हमारे समाज में प्रचलित प्रथाएं हैं वो प्रथा होती हैं, यानी कि जो चीज़ें चलती हैं हम उसको धीरे धीरे मानने लगते हैं हमारे समाज में। वो निगेटिविटी नहीं होती है, चाहे प्रथा निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जो हमारी मान्यता होती है वही होती है। तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब प्रथाओं की अगर आप बात करते हैं तो अकाउंटिंग, यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रथा की बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग को करने के लिए कौन कौन सी प्रथा होनी चाहिए, यानी कि क्या बेसिक चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, कौन सा जो कन्वेंशन होना चाहिए, प्रथाएं वो कौन सी होती हैं जो चल रही हैं कि अकाउंटिंग करने के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है, तभी एक अच्छी अकाउंटिंग हो पाएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो प्रथाओं की हम बात करते हैं तो शुरुआत कर लेते हैं कि क्या क्या होता है, प्रथाएं कितनी हैं और यहाँ पे कौन कौन सी प्रथाएं हैं। तो पहले की अगर हम देख लेते हैं तो पहली जो प्रथा है हमारी पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा है। क्या? पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। अब इस प्रथा में क्या होगा, देखिए पूर्ण प्रकटीकरण का प्रथा का क्या मतलब है कि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अकाउंटिंग जब करेंगे, आप लेखा जब करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पूर्ण रूप से और सही रूप से प्रकट करनी है। कोई भी चीज़ छुपाएंगे, अगर आप कोई भी चीज़ छुपा देते हैं अकाउंटिंग के समय, अपने लेखे जोखे के समय, तो उसका मतलब कि वो शुद्ध रूप से नहीं हो पाएगी। आपकी अकाउंटिंग जो है कभी भी शुद्ध रूप से नहीं होगी। पूर्ण प्रकटीकरण ही वो लेखांकन का आधार है। यदि आप पूरी तरह से अपने व्यापार में जो भी चीज़ें लेन देन करते हैं, आप उसको पूरी तरह से प्रकट नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे, तब तक आपके व्यापार की जो वास्तविक लाभ की स्थिति है, हानि की स्थिति, वो कभी नहीं पता चलेगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथाएं हैं वो क्या है, लेखांकन की जो है आधार है, बेस है। इसी अगर प्रश्न पूछ लेता है कि पूर्ण प्रकटीकरण लेखांकन क्या क्या है, बेस है, तो आपको ये बेस सही होगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है कि लेखांकन का बेस कौन सा है, तो आपके 4 ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा आपकी सही होगी। तो पूर्ण प्रकटीकरण बेसिकली क्या होता है आप समझ गए होंगे कि जो भी व्यापार में आप करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उसको जो है पूर्ण प्रकट यानी कि लेखांकन, लेखा जरूरी होता है, वही आपका पूर्ण प्रकटीकरण हो जाता है। अब दूसरे की बात करते हैं हम, रूढ़िवादी प्रथा। पहला आपने देख लिया। अब दूसरा जो है महत्वपूर्ण, रूढ़िवादी प्रथा। रूढ़िवादी प्रथा एक इम्पोर्टेंट है। रूढ़िवादी प्रथा, रूढ़िवादी प्रथा क्या होती है? जो हमारा, देखिए जब आप कहते हैं कि वो बहुत रूढ़िवादी प्रथा का है, रूढ़िवादी सोच का है, इसका क्या मतलब है कि उसका जो मानसिकता है संकीर्ण है, यानी कि सारी चीज़ें खुल के नहीं रखता है या काफ़ी चीज़ें छुपा लेता है। वो ये समझता है कि हम उसके अच्छे, जैसे आप किसी दोस्त के बारे में कहते हैं तो वो आपसे शेयर नहीं करता है। इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली कि आपका वो दोस्त नहीं है, यानी कि दोस्त है लेकिन वो पूर्ण प्रकट आपसे नहीं करता है। वो अच्छा दोस्त आप उसे तब नहीं मानते जो आपसे हर चीज़ें नहीं शेयर करता है। तो ये रूढ़िवादी प्रथा ठीक उसी प्रकार से है। व्यवसाय में क्या होता है, रूढ़िवादी प्रथा क्या हो सकती है? व्यवसाय आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जो लाभ है उसको आप कम से कम, अपने जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, लाभ को
वो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जब से बनाएंगे आप, तो उसमें क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि कम से कम शो हो, यानी कि आपकी लायबिलिटी जो है, जो रूढ़िवादी प्रथा के द्वारा आपका लाभ कम दिखेगा तो लगेगा कि आप अंदर से ज़्यादा फायदा कमाएंगे, लेकिन आप दुनिया को दिखाएंगे कम, यानी कि आपकी स्थिति अच्छी है लेकिन आप दिखाएंगे। ये रूढ़िवादी प्रथा यानी कि पहले की सोच है। इसी प्रकार से दायित्व जो है, आपकी लायबिलिटी है, उसको आप बढ़ा के दिखाना चाहते हैं, ये हमारी रूढ़िवादी सोच है। अगर आप वास्तव में ऐसा, ये प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि अब जो आप शो नहीं करते हैं तो आपको, कंपनी को ही नुकसान है। आप अधिक लायबिलिटी दिखाते हैं, एसेट्स कम दिखाते हैं या प्रॉफिट कम दिखाते हैं, तो आपकी कंपनी को लाभ है। तो यही रूढ़िवादी प्रथा में यही हो जाएगा कि अपने दायित्वों को बढ़ा के दिखाना तथा लाभ को घटा के दिखाना, संपत्तियों को घटा के दिखाना, ये रूढ़िवादी प्रथा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे प्रमुखता की प्रथा, प्रमुखता की प्रथा क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण तथ्यों का लेखांकन। यहाँ पे देखिए तीसरा हम बात कर लेंगे प्रमुखता की प्रथा। देखिए प्रत्येक जो स्टेटमेंट होता है, प्रत्येक सौदा होता है, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक लेनदार और एक देनदार होता है। तो इसमें क्या होगा कि दो एस्पेक्ट्स जब होंगे प्रमुखता की प्रथा में, देखिए व्यवसाय इतना बड़ा होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का उसमें लेखांकन करना पड़ता है, जिससे कि सही प्रॉफिट आप ज्ञात कर सकें। बहुत माइनर छोटी छोटी चीज़ों को भी वहाँ पे व्यवसाय में क्या करना होता है, दिखाना होता है। यहाँ पे क्या है, प्रमुखता की प्रथा का मतलब, लेकिन आप क्या करें कि जैसे सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती किसी व्यवसाय, तो आप कम से कम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें, उसको आप फ्रंट में रखिए, उसको शुरुआत करिए, उसका लेखा जरूर करिए। जो चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे बिजनेस के पे कोई असर नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, उसमें क्या है कि प्रमुखता की प्रथा में यही आएगा कि उसका आप लेखा बाद में करें, लेकिन जो चीज़ें पहले हैं, यानी कि जो चीज़ें अधिक उपयोगी हैं, उसका पहले हम लेखांकन करें। तो यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें हैं प्रमुखता की प्रथा में। प्रमुखता की प्रथा में हालांकि आप इसका निर्धारण पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंस हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी हो उसके लिए वो बहुत बड़ा जो ट्रांजैक्शन हो। तो इसी प्रकार से प्रमुखता की प्रथा में यही होगा कि आपको प्रमुख चीज़ों के पहले जो प्राथमिकता देनी होगी, उसके बाद छोटे मोटे लेखे किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी लेखा छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि आप महत्वपूर्ण लेखों को लिख लें और जो कम महत्वपूर्ण है उनको छोड़ दें। तो ये हो गया प्रमुखता की प्रथा। एक रूपता की प्रथा, चौथा क्या हो जाएगा, एक रूपता की प्रथा। एक रूपता की प्रथा को आप अब यहाँ से बेसिक रूप से समझ सकते हैं। एक रूपता की प्रथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको समझना होगा। एक रूपता का मतलब आपने क्या किया, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, वो आप क्या किए कि एक साल 2015-16 में आपने क्या किया, इसको जनवरी टू दिसंबर बनाया। फिर इसी फाइनेंशियल ईयर को आपने क्या कर दिया, 2016-17 में इसको आपने क्या कर दिया कि इसको आप करेंगे अप्रैल से इसको मार्च कर दिए। तो इस प्रकार से ये एक रूपता का अभाव हो गई, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर को ही बदल दिए। यानी कि आपका जो कोई आपका चिट्ठा देखेगा तो उसमें एक रूपता नहीं होगी। इसी प्रकार से जब आप स्टॉक यानी कि राहतिये का स्कंध का जब स्टॉक का जब आप लेखांकन करते हैं तो वहाँ पे आप क्या होते हैं, या तो बाजार मूल्य होगा, बाजार मूल्य या लागत मूल्य, जो दोनों में से कम होगा आप इस पे करते हैं। आपने कहीं पे क्या कर लिया, बाजार मूल्य ले लिया, कहीं पे क्या कर लिया, आप फिक्स नहीं किए, कहीं पे बाजार मूल्य ले लिया, कहीं पे लागत मूल्य ले लिया जो कम है। तो अलग अलग जगह पे आप अलग अलग लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यापार में एक रूपता की कमी आती है। लेकिन इस प्रकार से नहीं, जो फाइनेंशियल ईयर आप चाहे मार्च से लें, अप्रैल से लें, जनवरी से लें, वो एक होना चाहिए प्रतिवर्ष, उसको बदलाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बिजनेस में एक रूपता बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको आप बेसिकली समझ गए होंगे एक रूपता का कॉन्सेप्ट क्या है। लेखांकन की अवधि की प्रथा, अगला जो होगा लेखांकन की अवधि की प्रथा। एक इम्पोर्टेंट प्रथा ये भी मानी जाती है लेखांकन की अवधि प्रथा। इसका आपका क्या होगा, लेखांकन की अवधि की प्रथा।
अब इसका देखिए क्या होगा, लेखांकन की अवधि की प्रथा। देखिए प्रत्येक लेखांकन, जैसे कि अभी हमने बताया कि आपका लेखांकन की अवधि क्या होगी, या तो आपके लेखांकन में आप एक बार फिक्स कर लीजिए कि आप लेखांकन जो बनाएंगे वो 1 ईयर का बनाएंगे, यानी कि 1 ईयर में आप बैलेंस शीट लाभ हानि खाता तैयार करेंगे। या तो आपने तय कर लिया कि 6 मंथ में बनाएंगे, या तो आपने तय कर लिया कि 3 मंथ्स में बनाएंगे, या तो आपने कर लिया कि 1 मंथ में बनाएंगे। तो इन सब में एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि लेखांकन की अवधि की प्रथा इसका एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए। लेखांकन आप अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा व्यवसाय जो है वो अनिश्चित काल चलता रहता है। इसलिए आपको व्यवसाय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए क्या होता है, लेखांकन की एक निश्चित अवधि निर्धारित करनी पड़ती है, और उसी में से क्या होगा कि इसमें 1 साल 6 महीने 3 मंथ में आप अपने व्यवसाय का जो लाभ हानि खाता बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि व्यवसाय की जो वास्तविक स्थिति है वो पता चलती है, आपका लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में। तो ये लेखांकन की अवधि की प्रथा हो गई, ये यानी कि निश्चित रूप से जो लेखांकन की अवधि होगी वो तय होनी चाहिए। अब अगला हो गया शुद्धता की प्रथा। शुद्धता की प्रथा, शुद्धता की प्रथा में क्या होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। जब आप व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि जब आप लेखांकन करते हैं तो उसमें कई गलतियाँ होती हैं, या लेखांकन में आपने कुछ जानबूझ के इधर उधर करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, यानी कि उसमें शुद्धता नहीं रहती। जैसे कि आपने यहाँ पे पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा देखी थी, इसी प्रकार से यहाँ पे शुद्धता की प्रथा हो गई। आप व्यापार करते हैं, प्रत्येक चीज़ आपको शुद्ध दिखाएंगे, यानी कि सही सही दिखाएंगे, तो ही आपका जो व्यापार है वास्तविक स्थिति आपके व्यापार की पता चल सकेगी। आप इसमें कुछ गड़बड़ियां कर दिए तो आपके व्यापार की जो वास्तविक स्थिति वो पता नहीं चल पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि व्यापार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उस व्यापार के लेखांकन में शुद्धता अति आवश्यक है। उच्च कोटि की शुद्धता होगी तभी आप उस व्यापार के जो वास्तविक स्थिति है उसको आप जान पाएंगे। तो शुद्धता की अवश्य प्रथा को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब मुद्रा संबंधी प्रथा अगली हो जाएगी आपकी, मुद्रा संबंधी प्रथा। देखिए जो हम अभी जो अवधारणाएं पढ़े हैं पिछली वीडियो में, और यहाँ पे अब हम कन्वेंशन देख रहे हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है दोनों का। लगभग मेजर एक है, डिफरेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन सारी चीज़ें एक है। इसमें से क्वेश्चन आंसर से भी हम आपको जल्दी कराएंगे। इन सारी जो आपका कन्वेंशन कॉन्सेप्ट था और ये कन्वेंशन जो चल रहा है इसका हम आपको टेस्ट भी कराएंगे। तो मुद्रा संबंधी प्रथा, मुद्रा संबंधी प्रथा में क्या हो जाएगा कि कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को मुद्रा में आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। भले मुद्रा में आजकल चीज़ों का हर चीज़ का अनुमान होता है। जैसे कि पहले क्या हुआ था, जब शुरू में मान लीजिए कि मुद्रा आई थी तो अगर आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि जब मुद्रा मान लीजिए आनी है मार्केट में, और क्या करना है, उससे आपको 4 लोग हैं, 4 लोग की मजदूरी, चारों मजदूर हैं लेकिन उनकी मजदूरी आपको निर्धारण है। अब आप शुरू में पहली जब शुरू होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से हो सकता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, एक बहुत लेजीनेस हो, एक दो जो हैं वो एवरेज हो। तो आप कहेंगे कि यार एक मेहनत ज़्यादा कर रहा है यार, उसको पैसा, और इन चारों को पैसा अगर हम बराबर देंगे तो वो जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके साथ अन्याय होगा, और जो आलसी है उसके साथ उसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग में क्या होता है कि मेजरमेंट किया जाता है। अगर आप, हालांकि इसका वर्तमान में भी कोई मापन का रास्ता नहीं है, लेकिन जो अधिक मेहनत करता है क्या होता है कि उसको अधिक वेतन या उसका अधिक प्रमोशन, जल्दी प्रमोशन किया जाता है। यही एक उसके जो अधिक कार्यशीलता की क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पे मुद्रा संबंधी प्रथा, जिन चीज़ों को आप मुद्रा में व्यक्त करते हैं उन्हीं चीज़ों का लेखांकन हो पाता है। जिन चीज़ों को आप मुद्रा में व्यक्त नहीं कर पाते हैं उनका लेखांकन संभव नहीं है। तो हर चीज़ का लेखांकन का सीधा संबंध है। अगर मुद्रा की खोज ना हुई होती तो वास्तव में लेखांकन का कोई अस्तित्व ना होता, या लेखांकन का कोई वास्तव में कोई मोल ना होता वर्तमान युग में। इसलिए क्या है, मुद्रा संबंधी जो प्रथा है, यानी कि मुद्रा के जन्म से ही लेखांकन को क्या है, विस्तार मिला है, विकास मिला है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम ऐतिहासिक लेखा प्रथा। अगला क्या है, ऐतिहासिक लेखा प्रथा।
अब ऐतिहासिक लेखा प्रथा में क्या होगा, देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि पहले से चली आ रही, जिसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक निश्चित होता है। लेखांकन में आपको पता है कि आप जो लेखा जोखा करेंगे उसका आप जांच कराएंगे, या आप एकाकी जो व्यवसायी होता है उसकी जांच नहीं होती, वो ज़्यादातर लेखा ही नहीं करते हैं। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी इन दोनों चीज़ें आवश्यक नहीं होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होती हैं लॉ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो बना सकते हैं। इसी प्रकार से ऐतिहासिक लेखा प्रथा में क्या है, कुछ चीज़ें जो हैं पहले से तय हैं लेखांकन में, उनको आपको लेखा करने का हिसाब हो। जैसे आप प्रॉफिट एंड, आपको किसी कंपनी की स्थिति जानने के लिए आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो आप वहाँ पे क्या है वास्तविक स्थिति को पता लगाएंगे। इसी में अनेक जो व्यय हैं उसको आप कब खर्चा कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का लेखा जोखा ऐतिहासिक रूप से जो होता है, ऐतिहासिक जो प्रथाएं हैं वो जो बनी हुई हैं उसका लिए आपका ऐतिहासिक लेखा प्रथा हो जाएगा। अब लेखांकन समीकरण, तो हम लेखांकन समीकरण यहाँ पे तो हम देख लेते हैं, स्पेस कम है फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं साइड में। देखिए अब क्या हो जाएगा, लेखांकन समीकरण प्रथा, यहाँ पे 8 तक हमने कर लिया, ये है लेखांकन समीकरण प्रथा। लेखांकन समीकरण प्रथा, देखिए प्रत्येक लेखांकन समीकरण प्रथा हो जाएगी। प्रत्येक व्यापार जब करते हैं तो उसके लिए कुछ निश्चित प्रथाएं होती हैं। इसी प्रकार से लेखांकन के कुछ समीकरण हैं जिनके द्वारा व्यापार की स्थिति या व्यापार के जो प्रतिस्थिति है उसको आप समझ सकते हैं। जैसे कुछ लेखांकन के जो समीकरण हैं, यहाँ पे अक्सर परीक्षा में कुछ समीकरण दे देता है, उसमें से एक आपको टिक करना होता है कौन सा समीकरण सही है। तो कुछ समीकरण यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप उसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर पहला करा रहे हैं ए हो जाएगा हमारा एसेट्स यानी कि संपत्तियाँ। संपत्तियाँ किसके इक्विवेलेंट है ये परीक्षा में पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, संपत्तियाँ जो इक्विवेलेंट ऑफ हैं आपकी किसकी हैं, यहाँ पे संपत्तियाँ आपके किसकी इक्विवेलेंट है ये परीक्षा में पूछेगा। तो दायित्व है, दायित्व प्लस आपकी क्या हो जाएगी, दायित्व होगा। संपत्तियों को आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दायित्व होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, और जो आपका लाभ हो रहा है, इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपकी संपत्ति हो जाएगा। यानी कि जो आपको देना है वो आपकी दायित्व यानी कि प्रेजेंट में संपत्ति है, वो आपकी लायबिलिटी है लेकिन एसेट्स भी है। पूंजी आपकी कैपिटल कितनी है और लाभ जो है ये भी आपका, तो इन तीनों को मिला के आपका संपत्ति होता है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल कैसे बनती है। तो कैपिटल को जानने के लिए आपको दूसरा क्या हो जाएगा, बी हमारा कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी की अगर हम बात करते हैं तो पूंजी को जानने के लिए आपको दो चीज़ यहाँ पे जानना आवश्यक है। क्या जानना है, संपत्तियों को, अगर संपत्तियों में से अगर दायित्व घटा देंगे तो आपकी पूंजी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, संपत्तियाँ माइनस दायित्व यहाँ पे। तो पूंजी क्या हो जाएगा, संपत्तियां माइनस दायित्व, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, पूंजी आ जाएगी। अब आपका तीसरा जो है वो क्या है, दायित्व ज्ञात करना है। तो दायित्व को ज्ञात करने के लिए क्या आप करेंगे, यहाँ पे संपत्तियां आपने देख ली थी, अब दायित्व को ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा, आपके पास जब दायित्व को निकालना होगा तो आपकी जो संपत्ति होगी उसमें से पूंजी को आप घटा देंगे तो आपका दायित्व निकल आ जाएगा। संपत्तियाँ माइनस जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है, उसको आप घटा देंगे तो ये आपका जो है लायबिलिटी आपकी निकल आएगी। इसी प्रकार से जो एक और हमारा डी यहाँ पे बच रहा है, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। तो डी हमारा ये कहलाएगा कि दायित्व प्लस लाभ क्या हो जाएगा, दायित्व लायबिलिटी, दायित्व प्लस जो है प्रॉफिट है यानी कि लाभ है। इनको अगर आप दोनों मिला देंगे तो ये संपत्तियां प्लस हानियों के बराबर हो जाएगा। संपत्तियां प्लस हानियां ये दोनों के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ चार समीकरण है, परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो आपको याद रखना है। संपत्तियां, दायित्व
तो प्लस पूंजी प्लस लाभ हो जाएगा। पूंजी संपत्तियों में से जब आप दायित्व घटा देंगे तो ये हो जाएगा। दायित्व में से आप जब संपत्तियों में दायित्व ज्ञात करने के लिए आप संपत्तियों में से पूंजी घटा देंगे और दायित्व प्लस लाभ बराबर संपत्तियां प्लस हानियां हो जाएंगी। तो ये आपका जो है 9वां लेखांकन के समीकरण हो गए। 10वां जो है आपका व्यवसाय निरंतरता प्रथा। देखिए व्यवसाय निरंतरता प्रथा में क्या हो जाएगा, जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको ये दिमाग में नहीं रहता है कि आप 4 साल बाद व्यवसाय बंद कर देंगे। व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा। व्यवसाय की वास्तविक स्थिति जब हमारा व्यवसाय खत्म होगा, समाप्त होगा, 100% स्थिति वास्तविक तभी आप ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप इसी स्थिति प्रतिवर्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, निरंतरता प्रथा। तो यहाँ पे अब इसके लिए प्रतिवर्ष आप लेखा जोखा करते हैं व्यवसाय की निरंतरता यानी कि प्रथा को जानने के लिए, यानी कि व्यवसाय हमारा ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट वहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पे कानून लास्ट है, कानून की मान्य प्रथा। कानून की मान्य प्रथा, देखिए कानून की मान्य प्रथा में क्या होता है कि जो कानून बने हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ कानून उसके बने हैं, उन हमको लॉज को मानना पड़ता है। जैसे कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, साझेदारी अधिनियम 1949, साझेदारी अधिनियम है। उसके अलावा हम बैंकिंग अधिनियम 1949 है। तो इन सारी चीज़ों को आप जब देखेंगे, उसके अलावा जो कंपनी अधिनियम में 2013 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, इन सारी चीज़ों को आपको कानून के जो प्रथा है वो आपको मानना जरूरी होता है। यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए आपको जो कानून में नियम कानून है उसके हिसाब से करना पड़ता है। आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जो कन्वेंशन हो गए, प्रथाएं हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये भी हमने देख लिया है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारी दोनों हो गए हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन की, ये हमारी दूसरी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए क्या लाएंगे कि जो एक रिसीप्ट एंड रेवेन्यू है, जो इसको एक्सपेंडिचर है, उसको हम देखेंगे अगले में। यानी कि पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत एवं आयगत व्यय जो है उसको देखेंगे अगली वीडियो में। पूंजीगत एवं आयगत व्यय, कैपिटल एंड क्या होगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगली वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। इसका मैं टेस्ट आपको लिए बहुत जल्दी लेकर हाजिर हूँगा, उसकी मैं सूचना आपको दे दूँगा। टेस्ट में आपको जरूर हाजिर होना है, क्योंकि आपको परीक्षा में सफलता के लिए आपको खुद को आंकना टेस्ट के ही माध्यम से आंक सकते हैं। तो ये रही वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।